नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सामान्य हिंदी की श्रृंखला में आज ये दूसरा मॉक टेस्ट है जिसमें हम लोग समीक्षा अधिकारी के जो नियत 6 टॉपिक हैं उन पर आधारित कुल 25 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ में इस पार्ट में हल करेंगे। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं जिसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो पीडीएफ की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव जो कि क्रमशः दिए हुए हैं, यानी पहले तत्सम शब्द दिया है उसके बाद तद्भव शब्द दिया हुआ है, युग्मों का चयन कीजिए। यानी हमको एग्जैक्ट देखना है कि पहला शब्द तत्सम होना चाहिए, उसके बाद जो है दूसरा शब्द युग्म में तद्भव होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से 4 ऑप्शंस में से आपके सामने शब्द हैं उसका हमको सही चयन करना है। वियोग का तद्भव विक्षोभ नहीं होता है, गलत है। अष्ट क्रीड़ा का अटखेली तद्भव बिल्कुल सही है। साहित्यक का साहित्यिक ये भी गलत है। और शिर का शिर ये सही है। तो इस तरह से 2 और 4 ये जो है तत्सम और तद्भव क्रमशः जो युग्म है उसके हिसाब से सही है। प्रश्न में दिए गए उपयुक्त शब्द युग्मों में से युग्म संख्या 2, 4 में क्रमशः तत्सम तद्भव दिए थे और वहीं युग्म 1, 3 में तद्भव और तत्सम का संबंध है, यानी वो उल्टा था। तो एक बार फिर से प्रश्न को देखते हैं। विक्षोभ क्या है? एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? वियोग होगा। इसी प्रकार से साहित्यक क्या है? एक तद्भव शब्द है और इसकी तत्सम क्या होगा? साहित्यक। कुछ उदाहरण देखते हैं। स्फुटन का तद्भव क्या होगा? फूटना। अनुत्थ का तद्भव शब्द क्या होगा? अनूठा। इसी प्रकार हेठी क्या है? एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? अधः स्थिति। बेर का तत्सम शब्द बदरी होगा। सेठ का श्रेष्ठी होगा तत्सम। हीरा का तत्सम हीरक होगा। लाठी का तत्सम शब्द क्या होगा? यष्टि होगा। तिरछा का तत्सम शब्द तिरश्च होगा। बेल का तत्सम शब्द बिल्ब होगा। हींग का हिंगू होगा। लोमड़ी का तत्सम शब्द लोमाशा और लाख का तत्सम शब्द क्या होगा? लाक्षा। अगला प्रश्न देखेंगे। लशुण और लगुण ये शब्द युग्म हैं, इनके तद्भव शब्द इसमें से क्रमशः कौन कौन से, यानी क्या है? ये दोनों तत्सम शब्द हैं और इसी क्रम में जो है कौन से इनके तद्भव शब्द दिए हुए हैं किस ऑप्शन में, ये आपको चयन करना है। तो लगुण क्या होता है? लगुण का जो है तद्भव क्या होता है? लकड़ी होता है। और लहसुन का क्या होता है? लहसुन होता है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लहसुन और लकड़ी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्द देखते हैं। लक्ष्य का क्या होगा? लाख होगा। रणन का क्या होगा तद्भव? लड़ना होगा। लाक्षा का लाख जो कि एक पदार्थ होता है जो एक पेड़ से प्राप्त होता है। मोदक क्या है? एक
तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होगा, लड्डू होगा। इसी प्रकार लक्षा क्या है, एक तद्भव है, तद्भव का तत्सम क्या होगा, लवगुच्छा। लखपति का तत्सम क्या होगा, लक्षपति। रोटी का तत्सम शब्द रोटिका। माथा का तत्सम मस्तक। मसा का तत्सम शब्द मशक। भूवाल का तत्सम शब्द भूपाल। लक्ष्मी का लक्ष्मी इस तरह से लिखा जाएगा। लंगड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा, लंग होगा। मजीठ का मंजिष्ठ होगा। मानिक का तत्सम शब्द क्या होगा, माणिक्य होगा। भूषण का तत्सम क्या होगा, भूषण होगा। और भीतर का तत्सम क्या होगा, अभ्यंतर होगा। अगला प्रश्न, आपके भाई की पत्नी आपकी क्या होगी। तो पहले तो आपको रिश्ता पता होना चाहिए, क्या होगी, भाभी कहलाएगी। तो उत्तर आपको किस में देना है, तत्सम शब्द में देना है। तो यानी आपको सीधे प्रश्न ये पूछा गया है कि भाभी का जो है इन 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो भाभी का तत्सम इसमें से कौन सा हो जाएगा, भ्रातृ वधू। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भाई की पत्नी अर्थात भाभी का तत्सम रूप भ्रातृवधू, भ्रातृभार्या या भ्रातृजाया होती है। अन्य सभी विकल्प जो है त्रुटिपूर्ण थे, उनका सही देख लेते हैं। तत्सम तद्भव क्या होता है, भगनी का जो है भांजी होता है, भागिने का भांजा होता है, और भात्रज का जो है भतीजा होता है तद्भव शब्द। अन्य महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव देखते हैं। भ्रातृष्य का जो है क्या हो जाएगा, भतीजा। स्वामी का साई। सपत्नी का सौत हो जाएगा। मातृ या माता, ये सभी जो है इधर क्या है, तत्सम शब्द दिए हैं, इधर तद्भव दिए हैं, तो मातृ या माता का माँ हो जाएगा। प्रपौत्री जो कि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, परपोती। पुत्रवधू का तद्भव क्या होगा, पतोहू होगा। जमाता का तद्भव क्या होगा, दामाद होगा। इसी प्रकार से सहेलिनी का तद्भव सहेली होगा। ससुर का तद्भव ससुर होगा। सुपुत्र का सपूत होगा। पितृश्वशा का जो है तद्भव क्या होगा, बुआ होगा। प्रपौत्र का परपोता। द्विवर का देवर। ज्येष्ठ का जेठ होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये भी तत्सम और तद्भव के संदर्भ में दिया है, कौन सा एक शब्द इसमें से सुमेलित नहीं है, ये हमको देखना है। वादान का तद्भव क्या होता है, शर्त होता है, ठीक दिया हुआ। स्कंदभार का कहार होता है। पार्षणीय का जो है एड़ी होता है। तो ये तीनों ही सही दिए हुए हैं। गलत कौन सा है, अक्षोट। अक्षोट का जो है तद्भव अखाड़ा नहीं होता है। अक्षोट का तद्भव रूप क्या होता है, अखरोट होता है, जबकि तद्भव शब्द अखाड़ा का तत्सम क्या होता है, अक्षवाट होता है। कुछ और तत्सम और तद्भव शब्दों को देखते हैं। कश पट्टिका, ये क्या है, एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, कसौटी हो जाएगा। इसी प्रकार मंदुरा तत्सम है और इसका जो है तद्भव क्या हो जाएगा, घुड़शाल हो जाएगा। पोली का तद्भव क्या हो जाएगा, पुड़ी हो जाएगा। प्रच्छद का गमछा हो जाएगा। त्वष्ठा जो कि एक तत्सम शब्द है, इधर के जितने भी शब्द हैं ये सभी तत्सम शब्द हैं। तो त्वष्ठा का बढ़ई हो जाएगा। उष्णीस का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, पगड़ी। वताद का बादाम हो जाएगा। कच्छप का कछुआ। उज्ज्वल का उजला। प्रतोद का चाबुक। कुल्या का नाले। उत्साह का तद्भव क्या होगा, उछा होगा। आदृशिका का आरसी होगा। भ्रमध्य का ललाट होगा तद्भव शब्द। और आभीर का जो है तद्भव शब्द क्या होगा, अहीर होगा। इसके अलावा गंत्रियाँ या वृषभ गंत्री, इसका जो है तद्भव शब्द क्या होगा, बैलगाड़ी के लिए ये प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करिए। 2 वाक्य आपके सामने दिए हैं, इसमें हमको करना क्या है, उपयुक्त में से किसमें परस्पर विपरीतार्थक यानी विलोम शब्दों का प्रयोग हुआ है। यानी एक ही वाक्य में 2 शब्द ऐसे दिए होंगे जिनमें आपस में जो एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। तो ऐसा कौन सा वाक्य है, दोनों में से हमको देखना है। मैं सोच रहा हूँ कि आपका यह अहिंसक रूप कहीं हिंसक ना हो जाए। तो यहाँ पर आपको शब्द मिला अहिंसक और उसका विलोम मिला हिंसक, यानी पहले वाक्य में विपरीतार्थक शब्द दिए हुए हैं। दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। मैंने तो रवि से कह दिया है कि प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण नहीं हुआ तो मैं उसकी पढ़ाई बंद करा दूंगा।
क्या इसमें कोई भी विलोम शब्द यूज हुआ है? इसमें कोई भी विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा सही है, केवल पहले वाक्य में विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। कुछ अन्य विलोम शब्द देखते हैं। हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद या शोक होता है। स्थूल का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म होता है। स्वीकार्य का विलोम अस्वीकार्य। स्थावर का जंगम। स्वावलंबी का परावलंबी। स्वीकार्य का अस्वीकार्य। स्फुट का अस्फुट। सुखभोग का दुखभोग। सुकीर्ति का अपकीर्ति। सुर का विलोम असुर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। 5 शब्द दिए हैं। उपयुक्त शब्दों में से किन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द अन उपसर्ग के द्वारा बनाए जा सकते हैं? यानी इन 5 शब्दों में अगर हम अन उपसर्ग लगाएं आगे तो कौन से ऐसे शब्द बनेंगे जो ठीक उसका विलोम हो जाएंगे। तो ये आपको जो है करके देखना पड़ेगा। एक एक करके हम देखते हैं। उदांत में अगर हम लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? अनुदांत बन जाएगा। क्या उसका विलोम होगा? बिल्कुल सही है, विलोम हो जाएगा। संकल्प में अगर हम अन उपसर्ग लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? अनसंकल्प। इस तरह का कोई भी विलोम शब्द इसका नहीं होता है। आहूत में अन लगाने पर अनाहुत बन जाएगा, यानी तीसरा भी ठीक है। ईष्ट में अगर अन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? अनिष्ट, यानी ये भी ठीक है। और वादी में अन उपसर्ग लगाने पर अनवादी, जो कि गलत है। तो इस तरह से 1, 3, 4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो गया। उपयुक्त में से उदांत, आहूत व इष्ट शब्द के विपरीतार्थक शब्द अनुदांत, अनाहूत व अनिष्ट अन उपसर्ग के प्रयोग से बनाए जा सकेंगे। अब संकल्प का अगर हमको विलोम शब्द बनाना हो तो क्या करेंगे? हम वी उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, यानी विकल्प बना देंगे उसका। और वादी का विलिद बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रति उपसर्ग का प्रयोग करके प्रतिवादी बनाया जाएगा। कुछ और प्रयोग देख लेते हैं उपसर्गों के जो विलोम बनाने में काम आते हैं। आ उपसर्ग से माननीय का अमानवीय हो जाएगा। भद्र का अभद्र हो जाएगा। धीर का अधीर हो जाएगा। निरुपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो भय का निर्भय, आशा का निराशा और मल का निर्मल हो जाएगा। इसी प्रकार से अप उपसर्ग से तो उपकार से अपकार बन जाएगा। उत्कर्ष से अपकर्ष बन जाएगा। यश से अपयश बन जाएगा। अव उपसर्ग का प्रयोग करके आरोहण से अवरोहण, उन्नति से अवनति और आरोह से अवरोह विलोम शब्द बन जाएंगे। दुरुपसर्ग से आचार में दूर लगा देंगे उपसर्ग तो क्या बन जाएगा? दुराचार, जो विलोम हो जाएगा। सुदिन में दुर्दिन हो जाएगा। और आग्रह में दूर लगाने पर दुराग्रह हो जाएगा। तो ये सभी क्या हैं? विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस की निम्नलिखित काव्य पंक्तियों पर विचार कीजिए। इसमें बताना क्या है हमको? उपयुक्त काव्य पंक्तियों में परस्पर कितने विपरीतार्थी शब्द यानी कितने विलोम शब्द के युग्म मिलते हैं। तो इसको हमको देखते हैं एक पढ़ के पूरा जो है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनहु नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। तो इसमें अगर आप जो है इसको छांटें तो कौन कौन से आपको विलोम शब्द मिल रहे हैं? हानि का लाभ मिल रहा है, जीवन का मरण मिल रहा है, यश का अपयश मिल रहा है। तो इस तरह से आपको कितने युग्म मिल गए? 3 युग्म यहाँ पर आपको मिलते हैं। कौन कौन से? फिर से देख लीजिए। हानि का लाभ, जीवन का मरण, यश का अपयश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आप लोगों में से जो लोग फिल्मों के शौकीन होंगे वो जो निश्चित रूप से ये पंक्तियां भी पहचानते होंगे। चारों विकल्प पढ़ते हैं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? क्या इसमें कोई विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। इसमें सुबह और शाम ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम। पाना और खोना ये भी विलोम शब्द हैं। मेरे लिए हंसना भी तुम और मेरे लिए रोना भी तुम। तो हंसना रोना हो गया। और फिर लास्ट में जागना सोना भी तुम। तो इस तरह से पहला विकल्प जो ए है इसमें कोई भी विलोम शब्द का प्रयोग युग्म के रूप में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यांश के स्थान पे कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है? यानी हमको इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है बताना है जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, यानी जिसका मन कहीं और लगा हो। उसके लिए एक शब्द क्या है?
अन्य मनस्क। बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ अन्य जो विकल्प दिए थे उनके बारे में देखते हैं। उदार मना यानी जिसका मन उदार हो। अगोचर जिसका इंद्रियों द्वारा ज्ञान ना हो सके। महामना जिसका मन महान हो। इसके अलावा वाक्यांश के लिए कुछ और महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं। जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो वो क्या होता है, पाप चेता। जिसकी जड़ या आधार का पता ना चले, निर्मूल। जिसके हाथ में कोई काम ना हो, निरुद्यम। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो, आप्त काम। जिसकी बुद्धि मंद हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, मंद बुद्धि। जिसकी प्रताड़ना की गई हो, प्रताड़ित। जिसको जानकारी बहुत अधिक हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, विज्ञ। जिसे त्यागा ना जा सके, अत्याज्य। जिसे देख सुन हृदय फटता हो, उसके लिए एक शब्द है हृदय विदारक। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, मृत्युंजय। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का हमको सुमेलन करना है और ये क्या है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द ही हैं। उनकी व्याख्या सूची 1 में दी है, सूची 2 में एक शब्द दिया हुआ है। तो इसका हमको सही सुमेलन करना है। वात, कफ और पित्त। तो पहला ऑप्शन क्या है, वात, पित्त और कफ, ये क्या कहलाते हैं एक साथ, ये त्रिदोष कहलाते हैं। तो ए का जो है 2 से सुमेलन होगा। सत्व, रज और तम, ये क्या है, ये जो है त्रिगुण होते हैं, 3 गुण। आकाश, पृथ्वी और पाताल, ये क्या है, ये तीनों लोगों के नाम है, इसलिए त्रिलोक। और आंवला, हर्रा और बहेड़ा, ये क्या है, त्रिफला के घटक होते हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इसको आप जो एक बार रिपीट कर सकते हैं। तीनों दोष वात, पित्त, कफ त्रिदोष कहलाते हैं। तीनों गुण सत्य, रज, तम त्रिगुण कहलाते हैं। तीनों लोक आकाश, पृथ्वी और पाताल त्रिलोक कहलाते हैं। तीनों फल हर्रा, बहेरा और आंवला का मिश्रण क्या कहलाता है, त्रिफला कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कोरोना संकट के दौरान भारतीय न्यूज चैनल्स पर प्रसारित की जाने वाली एक खबर दी हुई है। क्या खबर है, प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए चलाई जाएंगी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। तो उपर्युक्त खबर में प्रवासी शब्द का सही अर्थ क्या है, यानी हमको क्या बताना है, इस एक शब्द के लिए सुटेबल वाक्यांश क्या होगा, ये हमको इस प्रश्न में बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थान में बसा व्यक्ति, किसी संकट काल में बाहर फंसा हुआ कोई व्यक्ति, जो विदेश में रहता हो ऐसा व्यक्ति, या तीनों ऑप्शंस में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मूल स्थान छोड़कर अन्य किसी स्थान पर जो व्यक्ति बस जाता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, प्रवासी हो जाता है। और विदेश में जो रहने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अप्रवासी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 युग्म दिए हैं जो वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित हैं। इनमें कौन कौन से सही हैं ये हमको जो है इस प्रश्न में बताना है। तो बहुत सी भाषाओं से संबद्ध, उसके लिए एक शब्द क्या है, बहुभाषिक, बिल्कुल सही दिया हुआ है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है, ये भी ठीक दिया हुआ है। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला वो जो है बहुभाषा भाषी कहलाता है। इस तरह से तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिए थे। अब वाक्यांश के लिए कुछ और एक शब्दों को देखते हैं। पूरब और उत्तर के बीच जो दिशा होती है उसको क्या कहते हैं, हम ईशान कोण कहते हैं। पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है, दौहित्र कहलाता है। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति को पैतृक कहते हैं। पाप के बदले मिलने वाला दुख अजाब कहलाता है। पाचन क्रिया करने वाली अग्नि का मंद हो जाना मंदाग्नि कहलाता है। पितृ संवर्णी पुरुष द्वारा किसी कन्या से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं, कानीन कहते हैं। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा को उदीशा कहा जाता है। दिन में कम दिखाई देने वाला रोग दिनौंधी कहलाता है। और इसी का उल्टा होता है, रात में जिसको कम दिखाई दे या बिल्कुल ना दिखाई दे उसके लिए रतौंधी शब्द का प्रयोग होता है। दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास क्या होता है, दंड प्रणीत। देने की इच्छा दिव्या। 2 दिशाओं के बीच का कोना विदिश कहलाता है। देश से बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया को निर्वासन कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए शब्द है अनवरत। जो शक्तिशाली हो एक शब्द है शक्तिमान। जो सूंघे जाने के योग्य हो या जो सूंघा जाने को हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अप्राप्य। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न विकल्पों में से किसमें
किसी वर्ण के साथ अनावश्यक स्वर का प्रयोग हो जाने से उसकी वर्तनी अशुद्ध हो गई है। क्योंकि आप देखेंगे तो चारों ही जो शब्द आपके सामने हैं इनमें वर्तनी का दोष है, लेकिन इसमें स्वर अनावश्यक रूप से प्रयुक्त हो जाने के कारण जिस शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो गई है वो हमको देखना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वापिस, क्योंकि इसका सही शब्द क्या होता है? वापस होता है। इसमें अनावश्यक रूप से छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कर दिया गया है। वापिस की जो शुद्ध वर्तनी रूप होता है वो क्या होता है? वापस होता है। विकल्प ए में जो है आपके सामने क्या थी कमी? अनावश्यक व्यंजन के प्रयोग हो जाने से, जिसको हम व्यंजनागमन अशुद्धि कहते हैं। जैसे अवन्नति लिखा था, अब यहाँ पर जो है शुद्ध वर्तनी क्या है? अवनति होना चाहिए। तो किसी वर्तनी में व्यंजन के ना लिखने पर वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। इसे व्याकरणिक भाषा में व्यंजन लोप की अशुद्धि भी कहा जाता है। विकल्प बी में क्या था? इस शब्द में अशुद्धि थी क्या? उम्मीदवार, जबकि हमारे विकल्प में क्या लिखा था? उम्मीदवार लिखा था। तो किसी वर्तनी में किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देने पर जो है वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। और वाक्य डी में दिए गए शब्द बतख, जो कि गलत है, इसमें किस प्रकार की वर्तनी विद्यमान है? इसमें जो है वर्ण बदल गया। बतख की जगह क्या होना चाहिए था? बतख होना चाहिए था। सही शब्द क्या होगा? बतख। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन शब्दों की वर्तनी शुद्ध है? 6 शब्द आपके सामने दिए हुए हैं। इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनकी वर्तनी शुद्ध है? तो प्रशंसा आप देख रहे हैं, सा का क्रम गलत है, गलत लिखा हुआ है। सृष्टि ठीक लिखा हुआ है। अनुग्रहित भी ठीक लिखा हुआ है। दस्तखत गलत लिखा हुआ है। आयुर्वेद भी गलत लिखा हुआ है। द्रष्टव्य सही लिखा हुआ है। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही होगा। सृष्टि, अनुग्रहित तथा द्रष्टव्य शब्दों की वर्तनी शुद्ध है, जबकि शेष की वर्तनी त्रुटिपूर्ण है। प्रशंसा शुद्ध लिखा हुआ, प्रशंसा शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। दस्तखत की जगह क्या होना चाहिए था? दस्तखत होना चाहिए था। और आयुर्वेद की जगह आयुर्वेद, इस तरह से जो इसका सही वर्तनी लिखी जाती है। कुछ अन्य बहुत सी कॉमन अशुद्धियों पर विचार करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कवित्री। तो कवित्री कैसे लिखते हैं? कवित्री लिखते हैं। निरोग में ना पर बड़े ओ की मात्रा लगती है। हथनी की जगह हथनी शुद्ध होता है। पद्य की जगह पद्य। यौवनावस्था की जगह यौवन शब्द सही होता है। भृत्य की जगह भृत्य होता है शब्द। अनुवादित गलत होता है, अनुवादित की जगह अनुदित सही होता है। इसी प्रकार से जागृति की जगह जागृति ये सही होता है। लावण्यता की जगह लावण्य शब्द सही होता है। आंधी में चंद बिंदु का प्रयोग होता है, आंधी लिखा जाता है। निरोगी की जगह निरोग शब्द सही होता है। बलिष्ठ की जगह बलिष्ठ का प्रयोग होता है। महेश्वर्य की जगह महेश में ए की मात्रा लगी, जबकि इसमें अ की मात्रा लगी, तो महेश्वर्य हो जाएगा। कटहरा की जगह कटहरा। अनुसंग की जगह अनुषंग में शा की गलती थी। और रामायण की जगह रामायण शब्द सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यानी हमको इसमें वर्तनी और व्याकरण दोनों ही दृष्टि से देखना है कि कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है। एक एक करके देखते हैं। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। गलत है, क्यों? क्योंकि सा के साथ सहित का प्रयोग नहीं होता। सप्रमाण का मतलब ही है कि प्रमाण सहित, तो सहित को अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं थी। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। अब कोहिनूर एक अमूल्य की जगह क्या होना चाहिए था? बहुमूल्य होना चाहिए था, क्योंकि वो हीरा है तो उसका कुछ ना कुछ मूल्य होगा, चाहे कितना भी अधिक हो मूल्य होगा। तो यहाँ पर अमूल्य शब्द की जगह बहुमूल्य का प्रयोग होना चाहिए था। मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, तो स्त्रीलिंग में विद्वान शब्द का प्रयोग नहीं होता है, विदुषी का प्रयोग होता है। तो बी सी ए तीनों ही गलत हो गए। सेनापति को प्रणाम करना पड़ता है, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। तो शुद्ध इनका विकल्प देख लीजिए, जो गलतियां थी। सप्रमाण उत्तर दीजिए। कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है और मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। 3 वाक्य दिए हुए हैं। वाक्य 1, 2, 3 में क्रमशः किस प्रकार की अशुद्धि, यानी तीनों गलत तो है ही हैं, लेकिन ये अशुद्धि किस प्रकार की है हमको इसको देखना है। क्योंकि वह मोटा है अतः वह धीरे चलता है।
तो क्योंकि के साथ अतः का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि के साथ इसलिए का प्रयोग होता, संयोजक। इसलिए पहले में क्या है, संयोजक की जो है गलती हो गई। दूसरा, ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है। सौंदर्यता शब्द अपने आप में बिल्कुल गलत है, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है ये होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है, वर्तनी इसकी अशुद्ध हो गई। और हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे, यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर देखिए कॉमा लगना चाहिए था। हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे और उसके बाद पूर्ण विराम लगता है, यानी यहाँ पर क्या है, विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है। तो इस तरह से हमारा उत्तर कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। शुद्ध वाक्य देख लीजिए, क्योंकि वह मोटा है इसलिए वह धीरे चलता है। अगला, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। और अगला शुद्ध वाक्य क्या होगा, हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे। तो इसमें जो है विराम चिन्हों का सही प्रयोग होना चाहिए था। अगला प्रश्न, किस शब्द समूह के सभी शब्द धनुष के पर्यायवाची हैं। तो धनुष के सारे पर्यायवाची वाला शब्द समूह कौन सा है इसमें से, चाप, सरासन और पिनाक। सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। विकल्प ए के बारे में देखते हैं, जिसमें सारंग, धन और विद्रुम दिया था। तो सारंग धनुष का पर्यायवाची है, परंतु घन जो है किसका, बादल का पर्यायवाची होता है। और विद्रुम जो है प्रवाल का पर्यायवाची शब्द होता है। विकल्प बी में क्या था, करवाल, खंग और चाप। तो करवाल व खंग ये तलवार के पर्यायवाची हैं, चाप किसका पर्यायवाची है, धनुष का है। विकल्प सी में कोदंड धनुष का पर्यायवाची तो अवश्य है, लेकिन विसिख व नाराज जो है ये क्या है, वाण के पर्यायवाची हैं। ये विकल्प डी के बारे में बात हो रही है जो अशुद्ध था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्याय नहीं है। यानी चारों शब्दों में से हमको एक शब्द ऐसा देखना है जो रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विभावरी रात्रि का पर्यायवाची है, राका रात्रि का है, यामिनी भी रात्रि का, तीय जो है ये रात्रि का नहीं है। त्री का मतलब क्या होता है, ये स्त्री या औरत का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द देखते हैं, गिरा, भारती, वीणापाणी, शारदा, हंसवाहिनी। सिंह के पर्यायवाची केसरी, शार्दुल, हरि, वनराज, मृगेंद्र, मृगराज। स्त्री के पर्यायवाची कामिनी, नारी, महिला, ललना, अबला, रमणी। मनुष्य के पर्यायवाची जन, मानव, नर, मानुष, मनुज और मर्त्य। मृग के पर्यायवाची कस्तूरी, सारंग, कुरंग, कृष्णसार, चमरी और हरिण। महादेव यानी भगवान शिव के पर्यायवाची शिव, शंभु, पशुपति, शंकर, त्रिनेत्र, नीलकंठ और हर। मृग के पर्यायवाची कस्तूरी, सारंग, कुरंग, कृष्णसार, हरिण और चमरी। बिजली के चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी और दामिनी। इसके बाद दुर्गा जी के पर्यायवाची कल्याणी, कालिका, चंडी, चामुंडा, भवानी। तालाब के पर्यायवाची तड़ाग, सर, जलाशय, पुष्कर, सरोवर। दधि के पर्यायवाची दही, गोरस, तक्र और मट्ठा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुरंग व सारंग क्रमशः किसके पर्यायवाची शब्द हैं। चारों ऑप्शंस पे गौर कीजिए, कुरंग व सारंग इनमें से किसके पर्यायवाची हैं। तो कुरंग और सारंग किसके पर्यायवाची हैं, मृग के पर्यायवाची हैं। दोनों ही मृग के पर्यायवाची शब्द हैं। मृग के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं चमरी, कस्तूरी, हरिण व कृष्णसार। मेढक के पर्यायवाची मंडूक, दादुर, हरि, भेक, सालूर और वर्षाभ, ये सभी मेढक के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये जो है चौपाई दी हुई है, निम्नलिखित में से उस अभीष्ट विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्द समूह उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त हुए शब्द विप्र, धेनु व सुर के क्रमशः पर्यायवाची शब्द हैं। तो विप्र, धेनु व सुर क्रमशः इसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। तो विप्र क्या होता है, भूदेव, धेनु ऋषिभी और सुर विबुध। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। काव्य पंक्ति में प्रयुक्त विप्र, धेनु व सुर के क्रमशः पर्यायवाची अगर साधारण शब्दों में देखें तो ब्राह्मण, गाय और देवता हैं, और इन्हीं के समान अर्थ रखने वाले विकल्प शब्द डी में दिए गए थे।
कुछ अन्य पर्यायवाची इन्हीं से संबंधित देखते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण की बात करते हैं, जो विप्र, तो विप्र या ब्राह्मण भूदेव, द्विज, भू महीदेव और अग्रजन्मा। गाय यानी धेनु के पर्यायवाची ऋषिभि, गौ, गऊ, गैया, धेनु, गौरी, शुरभि, दौग्धी, पयस्विनी, भद्रा और माहेयी। सूर्य यानी देवता के पर्यायवाची विबुध, सूर्य, अमर, गोवीण, वसु, आदित्य, निर्जर, वृंदारक, अजय, अमर्त्य, सुमना, सुपर्वा, दिदिवेश और आदितेय। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें से सार्वनामिक वाक्य कौन सा है ये हमको देखना है, यानी जिसमें सर्वनाम का इस तरह से प्रयोग हुआ हो जो विशेषण की तरह देखने में लगे, यानी वो एक विशेषण की तरह प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम हो। तो इसमें से अगर हम देखें ध्यान से तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। यह पुस्तक अच्छी है, यानी पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है कि यह पुस्तक, पर्टिकुलर किसी पुस्तक की तरफ जो है उस सर्वनाम का इशारा है और बताया जा रहा है कि यह पुस्तक अच्छी है, यानी यहाँ यह शब्द क्या है, एक विशेषण की तरह यहाँ पर ये प्रयुक्त हुआ है। जब सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयोग में आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह मकान गिर जाएगा, ये घोड़े मजबूत हैं, तो ये सभी क्या है, सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और इसमें हमको क्या करना है, उपयुक्त में से किस वाक्य में विशेषण की मूलावस्था का प्रयोग हुआ है? विशेषण की मूलावस्था मैंने आपको पढ़ाया भी है, आप इसमें आराम से ढूंढ सकते हैं। अधिकतर लोग ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर अधिक का विशेषण का प्रयोग हुआ है अधिकतर, लेकिन ये क्या है, मूलावस्था नहीं है। मानवी सुंदर लड़की, यहाँ पर जो सुंदर विशेषण है ये क्या है, ये मूलावस्था में ही इसका प्रयोग हुआ है, यानी दूसरा तो ठीक हो गया। रवि कक्षा का सबसे अच्छा विद्यार्थी है, तो यहाँ पर अच्छा के साथ सबसे लग गया, यानी ये मूलावस्था नहीं है। तो इस तरह से वाक्य संख्या 2 है, केवल इसी में मूलावस्था का प्रयोग दिखता है। तुलना के विचार से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे मूलावस्था में सुंदर, उत्तरावस्था में सुंदरतर, इसमें जो है ज़्यादातर तर का प्रयोग होता है आखिरी में, और उत्तमावस्था में सुंदरतम, आखिरी में तम का प्रयोग होता है। ये इसकी जो है पहचान का भी तरीका है। अब कुछ मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्रिय का प्रियतर और प्रियतम, लघु का लघुतर, लघुतम, कोमल का कोमलतर और कोमलतम, निम्न का निम्नतर और निम्नतम, अधिक का अधिकतर और अधिकतम, उच्च का उच्चतर और उच्चतम, सुंदर का सुंदरतम, सुंदरतर और सुंदरतम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से एक शब्द जो है विशेषण है, वो हमको देखना है। साहित्य, इतिहास, तर्क और व्याख्याता में विशेषण शब्द कौन सा है? व्याख्याता। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ये कैसे बना है? व्याख्यान एक विशेष शब्द है और व्याख्यान से विशेषण बन गया व्याख्याता, और बाकी शब्द जो दिए थे वो सभी विशेष थे। तो विशेष से विशेषण बनाते हैं जो बाकी विकल्प दिए थे, इतिहास का ऐतिहासिक, तर्क का तार्किक, साहित्य का साहित्यिक। कुछ अन्य विशेष्य और विशेषण देखते हैं, भंजन का भंगुर, स्त्री का स्त्रैण, समुदाय का सामुदायिक, हेमंत का हेमंती, हिंसा का हिंसक, वसंत का वासंतिक, हिंद का हिंदी, संप्रदाय का सांप्रदायिक, लाभ का लभ्य, संभाषण का संभाष्य, संघात का सांघातिक, सभा का विशेषण हो जाएगा सभ्य, संदेह का संदिग्ध, राजनीति का राजनीतिक और पत्थर का पथरीला। अगला प्रश्न देखेंगे, शारीरिक श्रम व मानसिक श्रम में अंतर तो अवश्य है, परंतु क्या मानवीय स्वभाव इसको स्वीकार करता है? अब इस वाक्य में विशेषण और विशेष के कितने युग्म हैं ये हमको पहचानना है। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 2 से अधिक हो जाएंगे। कैसे? शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम और मानवीय स्वभाव। तो उपयुक्त वाक्य में विशेषण विशेष के निम्नलिखित शब्दयुग्म हैं, शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम और मानवीय स्वभाव। अगला प्रश्न देखेंगे,
मैंने सुबह खाना खाया था, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो मैंने सुबह खाना खाया था, अब इसमें सुबह शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि एक अव्यय है। अव्यय है और ये क्या है, ये विशेषता बता रहा है कि मैंने सुबह खाना खाया था। खाना खाने का समय बता रहा है, यानी हमको काल के बारे में ये संकेत दे रहा है। तो क्या है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया होने के समय का बोध कराते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द का उदाहरण देख लेते हैं जो प्रायः आपसे पूछे जाते हैं, वाक्यों में प्रयोग होते हैं। अभी, अब, निरंतर, बार बार, आजकल, तुरंत, घड़ी घड़ी, तदंतर, नित्य, रात भर, दिन भर, हर बार, कई बार, यदा कदा, जब तब, तत्काल, तभी, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, बाद, पीछे, तत्पश्चात, फिर, कभी, कल, प्रतिदिन, आज, परसों, नित्य, दोपहर, सायं, पहले, सदा, लगातार, अभी अभी, प्रतिदिन। ये सभी जो है कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, आज के इस श्रृंखला में हमने 25 प्रश्नों को हिंदी के व्याख्या सहित देखा। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। नमस्कार, धन्यवाद। आप अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप जो है कम से कम 55 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकें, तो आपके लिए एक रामबाण सॉल्यूशन है जो कि ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ जो है आपको ई बुक के फॉर्म में प्राप्त होगी। इसका आप प्रिंट स्वयं निकलवा सकते हैं क्योंकि इसका प्रिंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाना संभव नहीं है। अब ये पीडीएफ जो है इस तरह से आप प्रिंट निकलवाएंगे, लगभग 157 पेज की ये जो है पीडीएफ है, लेकिन इसमें हिंदी के पूरे 6 टॉपिक होते हैं, तत्सम, तद्भव, विशेष विशेषण, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द जो है, ये सभी जो है इसमें आपको क्रमबद्ध रूप से मिलेंगे। और ये पूरा इस तरह से लिखा गया है, सारे प्रामाणिक स्रोत जितनी भी अच्छी और मानक किताबें हैं उनसे, बाकी जो अन्य प्रामाणिक जो है शब्दकोश हैं और जितने भी सोर्सेज हैं सबसे संकलित करके जो है इस ई बुक को तैयार किया गया है। और ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, इजीली आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो है लिंक इस तरह से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं प्राप्त हो रही, कोई समस्या आ रही है, तो ये जो है कॉन्टेक्ट नंबर है 9506742546। इस पर आप जो है एक बार फ़ोन कर लीजिए या आरओ हिंदी पीडीएफ लिख के भेज दीजिए, तो उधर से आपको जो है लिंक और सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब ये पीडीएफ जो है थोड़ा सा इसको देख लीजिए किस तरह की दिखती है, और इसका जो सैंपल पीडीएफ है जिसमें 10-15 पन्ने जो है प्रदर्शित करने के लिए आपको दिया जा रहा है सैंपल के रूप में, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां से डाउनलोड करके उसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो इस तरह से जो है इसमें आप देखेंगे तो जो है पहले पन्ने पर जो है सारा जो है ब्यौरा दिया है कि कौन कौन से टॉपिक हैं और किस पेज नंबर पे मिलेंगे। उसके बाद जो है जैसे ये तत्सम तद्भव है तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले जो है जितने भी तत्सम तद्भव के बारे में बेसिक जानकारियां हैं और जो नियम हैं, जो मानक नियम है कि कौन से शब्द तत्सम है, कौन से तद्भव हैं, उन सबको डिस्कस किया गया है। इसी तरह से जो है ये पूरी पीडीएफ डिजाइन की गई है। फिर आप देख सकते हैं दूसरा टॉपिक विशेष एवं विशेषण। तो विशेष एवं विशेषण के जितने प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, उनमें क्या भेद होता है और किस तरह से उसको हम जो है पहचान सकते हैं, सारी चीज़ें जो आपको ज़रूरी हैं सब यहाँ पर दी गई है। तो ये बुक है, भले हम इसको प्रिंट नहीं करा पाए, लेकिन जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में दी जा रही है, जिससे आप जो है चाहें तो इसको प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं या जो है आप ऐसे ही इसका इस्तेमाल जो है पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ने में कर सकते हैं। तो और कोई भी जानकारी चाहिए तो आपके सामने ये नंबर दिया है 9506742546। आप इस पर कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप जो है एक गंभीर अभ्यर्थी के रूप में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उसमें अच्छे से अच्छा जो है इस बार स्कोर करें, तो आप हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ जाइए। क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो है बेसिकली एक टेस्ट सीरीज है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज जो है केवल क्वेश्चन आंसर वाली टेस्ट सीरीज नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पीडीएफ में पूरा नोट्स दिया जाता है जो कि क्वेश्चन की व्याख्या में लिखा जाता है। अब ये नोट्स किस तरह के हैं, इसके लिए आप जो है सबसे पहले हमारे टेस्ट सीरीज की जो है सैंपल पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं प्राप्त होता है तो आपको इसी नंबर पर ज्वाइन आरओ लिखना है और व्हाट्सएप कर देना है किस पर 9506742546 पर।
उधर से पूरी प्रक्रिया और पीडीएफ फाइल का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। तो समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने के लिए इससे बेहतर विकल्प आपके पास कोई नहीं है। आप चाहें तो जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं।